मेरे सभी युवा दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हमारे सामने अब जो मुख्य समस्या है वो है हमारी आने वाली परीक्षाएं यानी कि इम्तिहान एग्ज़ाम्स। अभी सारे बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अपनी अपनी स्कीम्स को अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं वो परीक्षा के नाम से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि आत्मविश्वास की कमी। उनको ये लगता है कि अगर फेल हो गए या हमारे कम नंबर आए या कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, हमारे कैरियर का क्या होगा, कैसे होगा। बस इसी चिंता में अपने को घुमाते रहते हैं। ये मेन कारण है जिसकी वजह से हम कई बार देखते हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं वो अवसाद में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि एग्ज़ामिनेशन में बैठकर उनको आता सब कुछ है, परंतु वहाँ जाकर सब भूल जाते हैं और सब एक तरह से मडलिंग हो जाता है, गड्ढ-मड्ढ हो जाता है और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और जैसे ही एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर निकलते हैं सब कुछ याद आने लगता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है और हमने जैसे ही प्रश्न पत्र को देखा, तुरंत जो है उस प्रश्न पत्र को देखते ही हमें लगा कि अरे हमें तो सब कुछ आता है, और जब हम उसको हल करने बैठे तब फिर क्या हुआ, हमारे दिमाग की जो बत्ती थी वो गुल हो गई और उसके कारण हम उस परीक्षा को अच्छे से नहीं कर पाए। यही वजह है कि हम लोग के अच्छे नंबर नहीं आ पाते, जबकि हम जानते बहुत कुछ हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया सुगम तरीके से कुछ नए नए टिप्स देता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरा आपको यह सुझाव है कि आप भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़ दें। भविष्य में वही होगा जो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं है भविष्य में वो अलग हो जाएगा जो आप नहीं चाहते हैं, वही होगा। तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ये पहला सिद्धांत है। दूसरा कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें ताकि हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़े और आने वाले समय में हमको ऐसा लगे कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई के जो आवर्स हैं, जो घंटे हैं, वो निर्धारित करने पड़ेंगे। और आवर्स को निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी दिनचर्या को एक पेपर पर लिखें। सुबह आप कितने बजे उठते हैं, उसके बाद क्या क्या करते हैं, फिर कैसे कैसे तैयार होते हैं, नाश्ता कब करते हैं, जिसे को कहते हैं मिनट टू मिनट प्रोग्राम। जो आपकी नॉर्मल दिनचर्या है उसको आप पेपर पे लिखिए और उसको पेपर पे लिखने के लिए आपको एक पेपर लीजिए और सुबह से शाम तक का अपना कार्यक्रम उसके ऊपर लिख दीजिए। आप कितने बजे पढ़ते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाना खाते हैं, फिर क्या करते हैं, टीवी कब देखते हैं, मोबाइल कब देखते हैं, कब तैयारी करते हैं, इसके बारे में आप एक विस्तृत पेपर के ऊपर लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद आप अपने आप का टाइम टेबल खुद सेट करिए, क्योंकि ये जो टाइम टेबल है ये व्यक्ति विशेष का दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सल फार्मूला है कि हम ये कहते हैं कि आप इतने बजे उठो, इतने बजे खाओ, इतने बजे पियो, इतने बजे खेलो, इतने बजे कूदो। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक का एक अपना सोचने का, पढ़ने का, खाने का, रहने सहने का, हर तरह का एक लाइफ स्टाइल है। एक अपना अपना खुद का एक लाइफ स्टाइल है। अब उस लाइफ स्टाइल में ही हमको आगे बढ़ना है, उसी के अंदर हमको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने सारा का सारा अपनी दिनचर्या नोट कर ली। फिर उस दिनचर्या के हिसाब से हमको कम से कम 4 घंटे पढ़ाई के निकालने हैं और 4 घंटे हमको ऐसे निकालने हैं कि जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यदि उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तब फिर वो दिक्कत है। अब हमने अपने 4 घंटे निकाले। जो सबसे अच्छा टाइम है रिमेंबर का, याद रखने वाला, रिमेंबरेंस बढ़ाने वाला, वो है मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में भी ये नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी 6 बजे उठने की आदत है तो आप फिर 1 घंटा अर्ली उठो, यानी 5 बजे उठो। स्टैंडर्ड टाइम आपका 4:30 5 के बीच में होना चाहिए। आप 5 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ के आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आप आराम से पढ़िए। वो समय इसलिए अच्छा है कि उस समय आपका जो दिमाग है, माइंड है, वो फ्रेश होता है एकदम। साथ साथ जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा होता है, काम एंड क्वाइट वातावरण होता है। सुबह की लाली आने को तैयार होती है, सूर्य देवता अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे होते हैं
धीरे धीरे करके जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी एट द टाइम उस समय होती है। उस समय जो कुछ आप याद करोगे वो भूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एकाग्रचित होता है, इधर से उधर नहीं भागेगा। दिन में हमारा दिमाग इधर से उधर भागेगा, आप पढ़ने बैठे हो और आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा, फिर आप उसको वापस खींच के लाओगे, फिर आप पढ़ना, आप अपने तरफ ध्यान लगाओगे, फिर आपका दिमाग किसी और दूसरी जगह चला जाएगा। ये होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम हर समय अपने आप को कंसंट्रेट कर लें, एकाग्रचित कर लें, लेकिन मॉर्निंग का समय बहुत इस काम के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। और मॉर्निंग में आप आराम से 2 घंटे निकाल सकते हैं। 2 घंटे का टाइम मॉर्निंग में निकालिए आप, वो बहुत अच्छा टाइम है। और उस टाइम पे आप केवल वो काम करिए जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ अपनी मेमोरी में फीड करनी है तो उस समय के अलावा और कोई अच्छा टाइम नहीं है। तो एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि मॉर्निंग के समय में आप 2 घंटे का टाइम मिनिमम निकालिए। 2 घंटे के टाइम के बाद आप ब्रेन को रेस्ट दीजिए। कंटिन्यूअस मत पढ़ाई करिए। ये नहीं है हम 4 घंटे कंटिन्यूअस बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बीच बीच में ब्रेक देना पड़ेगा। तो जब आप सुबह को 2 घंटे अपने को देंगे तब उसके बाद आप फिर ब्रेकफास्ट करिए, आप कॉलेज जाइए, फिर कॉलेज से लौट के आइए, फिर रेस्ट करिए, थोड़ा सा खाइए, खाना खाइए, उसके बाद रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने के बाद फिर एक स्पैन पड़ेगा आपको इवनिंग का। जो इवनिंग स्पैन है उसके अंदर आप 1 घंटा आराम से निकाल सकते हैं। इवनिंग स्पैन में ज़्यादा मत निकालिए, क्योंकि बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है। आप खाना खाने के बाद हमेशा डलनेस आती है, नींद आने लगती है। इसीलिए लंच के बाद की जो क्लासेस होती हैं उनको हम ये सोच कर करते हैं कि थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइप या थोड़ा इन्वॉल्वमेंट जिसमें हो, ऐसी क्लासेस को रखा जाए। जो प्रोफेशनल क्लासेस होती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपसे। तो इसलिए वो चीज़ भी एक साइंटिफिक चीज़ है। आप शाम को इवनिंग टाइम में 1 घंटा निकालिए, बस, दैट्स ऑल। उसमें आप रिव्यू करिए, कुछ याद मत करिए। जो पढ़ा है सुबह उसको रिव्यू कर सकते हैं, या जो दिन भर में आपने पढ़ा है या कहीं पुरानी चीज़ को याद किया है उसको आप रिवीजन जैसा बोलते हैं, वो रिव्यू कर सकते हैं आप अपना। अब शाम को आइए, शाम को आपके पास अच्छा टाइम मिल सकता है 2 घंटे का। 2 घंटे आप अर्ली खाना खाइए। अर्ली खाना खाने के बाद थोड़ी देर आप रेस्ट करिए, क्योंकि शाम को खाने के बाद आपको एकदम से डलनेस नहीं आएगी। दोपहर खाना खाने के बाद डलनेस आती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो दिन भर की एनर्जी होती है उसको जब हम रिटेक करते हैं खाना खाने के माध्यम से, तो बॉडी में एक एनर्जी का जो लेवल है वो नीचे से ऊपर की ओर आता है। और उसकी वजह से एक बार को जब एनर्जी लेवल हमारा अप होता है खाना खाने के बाद, तब एनर्जी लेवल अप होने के कारण एक बार को डाउजीनेस आती है। फिर शाम को ये सब नहीं होता। शाम को आप अर्ली खाना खाइए और अर्ली खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप जो है पढ़ने बैठ जाइए, और आप 2 घंटे 2.5 घंटे की पढ़ाई करिए, और हर हालत में 10:30 बजे सो जाइए। 10:30 मैक्सिमम 11 आपको सो जाना ही है। अगर आप रात को पढ़ते हैं देर रात तक, याद रखिए आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं आने के। क्यों नहीं आने के? मैंने वो स्टूडेंट्स देखे हैं जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं। उनका ब्रेन रात में ही एक्टिव होता है और दिन में सोते हैं 11 बजे तक। क्या होता है, जो ब्रेन को आदत पड़ जाती है, एक हैबिट डेवलप हो जाती है, वो रात को ही एक्टिवेट होता है और दिन के समय डाउन हो जाता है। उसी वजह से कई बार क्या होता है, बड़ी अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, बड़ी अच्छी कोचिंग अटेंड करते हैं, लेकिन रात को देर रात तक स्टडी करते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद होता यह है कि एग्ज़ाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते और वो रह जाते हैं। उसका कारण ये नहीं है उनको आता नहीं है, उनको आता है, लेकिन उनका जो ब्रेन है वो रात को ही एक्टिव होता है, दिन में एक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से वो अच्छे नंबर नहीं ला पाते। और कंपटीशन होते हैं दिन में, रात में तो होता नहीं है। अगर रात के पेपर होने लगे तब नेचुरली वो अच्छा काम कर सकते हैं, यानी अच्छे नंबर ला सकते हैं। परंतु दिन में एग्ज़ाम होता है और दिन में ब्रेन हमारा सो रहा है, इनएक्टिव हो रहा है, तो फिर अच्छे नंबर कहाँ से आएंगे? नहीं आने के ना। जब ये स्थिति है तो इसलिए कहते हैं कि रात को देर रात तक हमको नहीं पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम 6 से 7 घंटे की स्लीप नहीं लेते हैं, साउंड स्लीप, तब हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है। रीगेनिंग ऑफ द एनर्जी प्रोसेस है, हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है सबसे ज़्यादा क्या है, रेस्टिंग प्रोसेस जो है वो है निद्रा। अगर हमारी नींद बढ़िया है, नेचुरली हमारी जो ग्रेस्पिंग पावर है वो तेज़ हो जाती है। तो इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। तो आप
से कम 6 घंटे सोइए आराम से, साउंड स्लीप, और सुबह 5 बजे फिर उठ जाइए। ये तो रहा आपकी दिनचर्या। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे फोकस करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, उन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें थोड़ा कम ध्यान देना है अभी शुरुआत में। ऐसा नहीं है उनको छोड़ देना है, शुरुआत में उनको कम आवर्स देने हैं, लेस टाइम देना है। जैसे कि मान लीजिए हमारी मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है और हमारे मैथमेटिक्स में मोर देन 90-95% मार्क्स आते हैं, तो डेफिनेट बात यह है कि हम मैथमेटिक्स में बहुत ही अग्रेसिव हैं और हमारा ब्रेन जो है वो सब बड़ी तेज़ी से कैच कर लेता है और हम सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। अब हमारा एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत वीक है, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे नंबर अच्छे नहीं आते हैं, वो कहलाता है लैग पुलर, जो हमारी ओवरऑल परसेंटेज को खींच कर नीचे ले आता है। हमारे 80 तो आ गए मैथमेटिक्स में, लेकिन हमारे किसी दूसरे सब्जेक्ट में 40 या 45 या 50%, 60 मार्क्स आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने ओवरऑल परसेंटेज हमारी डाउन कर दिया, हमारा ग्रेड डाउन हो गया या हमारी क्लास डाउन हो गई। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें शुरुआत में जो मॉर्निंग के 2 घंटे हैं वो उस सब्जेक्ट पर लगाने चाहिए जो हमारा वीक है। जो वीक सब्जेक्ट है उसको मॉर्निंग में लेना चाहिए, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको इवनिंग में उतार देना चाहिए। और जो हमारा मीडियम कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को हमको नीचे की तरफ यानी कि रात की तरफ ले जाना चाहिए, शाम वाली स्टडी में उनको लाना चाहिए। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज़ है, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्टडी। जितने भी हमारे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं उनके द्वारा जो लोग सक्सेस हुए हैं, जिन्होंने वो एग्ज़ाम्स क्रैक करे हैं, चाहे वो IAS का हो, चाहे IPS का हो, चाहे IFS का हो, या पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हों, या और अन्य बहुत सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो हीरो बने हैं, जो मेरिटोरियस रहे हैं, उनकी अगर स्टडी को देखें आप, तो आप ये पाएंगे कि वो लोग रेगुलर स्टडी करते हैं। अब हम लोग घर पे रहकर कैसे रेगुलर स्टडी करें, ये भी एक बात है। हम स्टडी करने बैठे, बाय द वे हमारे रिश्तेदार आ गए। हम स्टडी के लिए बैठे, बाय द वे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ गया जिसकी वजह से हमारी डिस्टर्बेंस हो गई। उसको कहते हैं मेकअप करना। मेकअप यानी आज हमने ये सोच लिया कि हमको 4.5-5 घंटे की स्टडी देनी है एग्ज़ाम तक, क्योंकि एग्ज़ाम नियर आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, अगर आज हमारे पास 1 घंटा हमारा गया तो हमको वो 1 घंटे को आने वाले समय में एडजस्ट करना है, मेंटेन करना है। ये बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी रेगुलर स्टडी रह सकती है। इफ़ मेरा आज 1 घंटा चला गया तो मैं नेचुरली बात है कि आधा घंटा करके 2 दिन में रिकवर करूँगा उसको। वो सब्जेक्ट का टाइम जो मेरा आज निकल गया उसको मैं कल देखूँगा। इसी तरह से जब तक आप उस चीज़ को रिकवर नहीं करोगे तब आप लैग बिहाइंड होते ही जाओगे, पीछे ही चलते चले जाओगे। अगर आपकी नॉलेज प्रॉपर है, आपकी स्टडी रेगुलर है, आपकी चीज़ें क्रम से हैं, तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में सफलता के अंदर कोई नहीं रोक सकता। मेरा दावा है कि अगर आप मेरे इन सूत्रों को अपने जीवन में पिरोकर, मेरी बातों को सुनकर, ध्यान देकर, उसके अनुसार अगर आप काम करोगे तो मैं लिखकर आपको दे सकता हूँ कि आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स पूरी तरह से बन जाओगे। कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास भी आपके अंदर आएगा धीरे धीरे करके, और आप एग्ज़ाम में पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठोगे और सफल होगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।